शिशुनागवंश। शिशुनागवंश है, इसमें आप ये बताए इससे पहले कौन सा वंश था? हरेक वंश। इससे पहले कौन? मगध साम्राज्य में 3 वंश थे, हरेक वंश, शिशुनागवंश और नंदवंश। हरेक वंश हम पढ़ चुके हैं। हरेक वंश में संस्थापक कौन है? बिंबिसार। उसके बाद कौन सा? अजातशत्रु शासक है। कितनी बार पूछा गया है? फिर उसके बाद में कौन से? उदयन। इसलिए पाटलिपुत्र बताया। शिशुनागवंश जो है मगध साम्राज्य में दूसरा वंश है, शिशुनागवंश। देख लो संस्थापक हरेक वंश के अंतिम शासक। अंतिम शासक थे सुना पहले लो। हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक। पीछे रखो। अंतिम शासक नागदशक को मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। नाग की पीछे लगाते थे। नाग उनका वंश है नागदशक। शिशुनाग वंश संस्थापक कौन है? शिशुनाग। इन्हीं के नाम है शिशुनाग। ठीक है। अब किसको मारकर? तो हर एक वंश के अंतिम शासक नागवंश को मारकर ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसका एक और क्वेश्चन है। इसने अवंती का ना महाजन था। अवंती को जीतकर मगध में मिला दिया। मगध साम्राज्य में अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग। बाकी बने इसे एक क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक है वो कौन सा है? कालाशोक। दूसरा शासक वंश का दूसरा शासक कौन सा है? कालाशोक। ये नोट हो गए? करो दूसरा है जो शासक है उसका नाम क्या है? कालाशोक। कालाशोक से क्वेश्चन कौन सा है? शासक कौन सा है? कालाशोक। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को मारा। राजधानी का है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ये किसने बताया है? वंश महा नहीं है जा सकते वो उदयन उधर बाबा पूछा जाता है पाटलिपुत्र किसने बताया है? तो उसने उदयन। नेक्स्ट इसके समय
इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति, किसके समय? कालाशोक। अंतिम शासन कौन सा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन सा है? नंदीवर्धन। क्या जो कालाशोक है शिशुनाग वंश का दूसरा शासक। इसे दो क्वेश्चन। तीसरा यहाँ पे जो लाइन बताई मैंने वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। आगे कहाँ हेड मिलेंगे? नंद वंश। आगे हमारी हेडिंग क्या रहेगी? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश संस्थापक है महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। इसमें एक राट की उपाधि धारण की। ये एक राट की उपाधि में क्या? एक राट का मतलब होता है चारों दिशाओं पर शासन करने वाला जो राजा होता है। एक राट पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाले मतलब एक राट से धारण किया था। उपाधि का मतलब टाइटल। आप किसी कोई भी उपाधि दे सकते हैं, कुछ भी नाम दूसरा दे दो, क्या है? उपाधि। जो कहानी शुरू होती कौन सा? नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा है? घनानंद। घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। को कहानी बता सकता है? ज्यादा आगे हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। घनानंद का नाम ज्यादा था हिस्ट्री में। वो पद्मावत के गाने वो तो अलग ही फिर भी है। बहुत काली बात कर जाती है। मैं अभी पढ़ाया था घनानंद। ये इसने क्या किया था? जो चाणक्य थे, कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। जो चाणक्य थे उनका क्या है, इसने मजाक उड़ाया था और उनको मतलब बेइज्जती किया था। देखी मैं हमने जब वो चाणक्य जो थे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसके आचार्य थे। तक्षशिला साइड में जो कौन सिकंदर का आक्रमण हो गया। क्या हो गया था? सिकंदर जो आया था अपने भारत पर क्या था ना, तो वहाँ के जो जनता थी उसने परेशान करना शुरू कर दिया। तो जो वो थे चाणक्य, वो क्या कहते थे? राजा के पास गए थे, जिसके घनानंद के पास। उससे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो क्या है सिकंदर है जो आया उसे रोको और जनता की क्या रक्षा करो।
राजा बनाऊंगा जो जनता को देखे, जनता को समझे। इसीलिए चाणक्य ने कैसे बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कैसे बच्चे की तलाश की, बच्चा तो छोटा था, उन्हें लगा कि इसमें क्या राजा बनने के गुण है। वो खेल रहे थे, आप चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहे थे, उसमें दिखा रहे थे वो खेल रहे थे, उन्हें लगा कि इसमें क्या राजा बने, तो अपने साथ लेके अपने साथ रखा, उन्हें सबको सिखाया और राजा बनाया। तभी कहते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के की। उन्होंने इंतजार किया और शासक बनाया, राजा बनाया, फिर किसे लड़वाया था? घनानंद। याद आएगा? जी मैम। देखिए इसमें घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का उपहास उड़ाया। उपहास उड़ाया था, उपहास मजाक। आगे लिखता समझाया? वंशों के क्रम पूछे जाएंगे। सबसे पहले कौन सा वंश है? हरेक वंश। हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद कौन सा है? मौर्य वंश। कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद सूर्यवंश। सूर्यवंश वो तो उसमें था ना, तभी तो मौर्य वंश। जब आप वंश पढ़ते रहो इन्हीं कहानियां चलेंगी। इसके अलावा मौर्य वंश, कोई बता सकता है मौर्य वंश के शासकों के नाम? चंद्रगुप्त मौर्य और शासक बता दें मौर्य वंश के। अरे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक। हाँ, मौर्य वंश का प्रतापी शासक या महान शासक कौन था? अशोक। अशोक है तो कोई शासक ही नहीं हुआ प्राचीन काल में। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व की 323 ईसा पूर्व की 323 322 323 मतलब 22 कहीं 322 ईसा पूर्व की। सीधे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना? तो घनानंद। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक। समझ आ गया? नेक्स्ट है
मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कोटस स्ट्रैबो और जस्टिन ने कहा था। जस्टिन ने कहा था स्ट्रैबो और पूछेगा सेंडोकोटस किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने कहा है? स्ट्रैबो और जस्टिन ने कहा है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए। इस पैर में पूछा गया कि सेंडोकोटस नाम से किसे जानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। एक है एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा। किसे किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस स्ट्रैबो और जस्टिन ने कहा था और एंड्रोकोटस प्लूटार्क। और चंद्रगुप्त मौर्य इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य नाम जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम 3 नाम याद रखिए। सेंडोकोटस एंड्रोकोटस और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। सेलुकस का राजदूत सेलुकस का राजदूत कौन? मैगस्थनीज। वे तो वो अंग्रेजी नाम ये बोल रहे हैं। ये आए थे इनके सामने। सेलुकस का राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक मैगस्थनीज ने इंडिका नामक
पुस्तक लिखी है। कौन सी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी किसने? ये पैड का आपका कैसे बोल सकते हैं? पूछा गया इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनी। मैगस्थनी है कौन? तो सेल्यूकस के राजदूत। सेल्यूकस जो राज थे इन्होंने कहा राजदूत भेजा गए थे मैगस्थनी के दरबार में। नेक्स्ट सेल्यूकस से संधि के बाद संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। सेल्यूकस से संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया। और श्रवण बेलगोला और श्रवण बेलगोला चले गए। कहाँ श्रवण बेलगोला? कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक। बेलगोला चले गए अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चले गए, जहाँ संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। जहाँ संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि क्या थी? भूखे रहकर अपने प्राणों को त्यागना। इसमें जैन धर्म में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। अच्छा पूछा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके जैन गुरु कौन थे? इनके गुरु भद्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु, जैन धर्म के गुरु कौन थे? भद्रभाव। क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रभाव से ली थी उन्होंने। मैं बोला समुद्रगुप्त भी तो थे।
मैम इसे तो इन्हीं के शासन में आते हो, इन्हीं के वंश समझ लो, गुप्त वंश में। इसलिए वो तो मैं बता दी। गुप्त में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कौन सा नाम है, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश में है। यहाँ तो 3 मेन शासक पड़ेंगे मौर्य वंश में। उनके वंश कितना सरल है। नेक्स्ट गुप्त वंश के चाणक्य की पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। इसका विषय क्या है? राजनीति। अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थव्यवस्था। इसका नाम सिर्फ अर्थशास्त्र, लेकिन फिर राजनीति में राजनीति, राजनीति का मतलब ये वाली नहीं, ये समझ नहीं। राजा के गुण, राजा को क्या करना चाहिए और कैसे अपने राजा बनना है, इस तरह से नहीं बताया। राजा के बारे में बताया है, राज्य करना, उसके बारे में बताया है। इसमें अर्थशास्त्र हम ये पूरा भी नहीं है जो हम पढ़ते हैं, उसका नाम सिर्फ अर्थशास्त्र। तब इसका विषय पूछा जाता है क्या है, तो राजनीति पर आधारित है। किसकी है ये पुस्तक? चाणक्य। एक पुस्तक और है, पूछा जाएगा मौर्य वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? इंडिका से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। एक और है कौन? विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। हिंदी में पढ़ा है। विशाखदत्त ये लेखक है। मुद्रा राक्षस क्या पुस्तक है, बड़ा तो बड़ा पूछेगा मुद्रा राक्षस से किस वंश से जाता है? तो मौर्य वंश। किसने लिखा है? राइटर पूछ जाते बार बार। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इंडिका के मैगथनी, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। ठीक, चाणक्य थे, इनके दूसरे नाम बताओ। कौटिल्य, विष्णु, कौटिल्य और 3 नाम जानते हैं। चाणक्य के अन्य नाम, चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त, और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौन है? चाणक्य के नाम है विष्णुगुप्त और ये कितना अजय भी है। क्या नाम? अजय। हमारा नाम है। वहाँ भी चाणक्य होगा, वहाँ पर चंद्रगुप्त का नाम चाणक्य है। मतलब इनके 4 नाम थे। और कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला विद्यालय के आचार्य थे। ना कोई मैं दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य एक बार तो बता सकता चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? चंदू बच्चे थे, खेल रहे थे, ये चाणक्य ले गए राजा बना दिया। यही कहानी है। देखी में उनकी वीडियो आती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्होंने राजा बनाया। 322 में इनके दरबार में हुआ है। 322 सेल्यूकस के राजदूत सैलुकस के राजदूत मैगस्थनीज किसके द्वारा था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी पुस्तक इंडिका। इनकी पुस्तक कौन थी? इंडिका। सेंटोकोटस किसने कहा था? तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने क्या कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंटोकोटस।
एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा था ये लोग। उसके बाद में ये लोग क्या है, जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म अपना कर कहाँ चले गए, शिरवड़ वेलगोला, जहाँ इन्होंने ऐसा जाता कोई शासक नहीं अपना शासन छोड़ के चला जाए, तो मर ना जाए, कोई मार जाए लेकिन हत्या नहीं लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने अंतिम समय में शिरवड़ वेलगोला चले गए जहाँ कर्नाटक, वहाँ समाधि ले ली और संलेखना विधि से हमने प्राण त्याग दिया। तो बन रहा सर, लेखना विधि से किसने प्राण त्याग? हाँ ये पूछा गया है। और कौन है, विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है, मुद्रा राक्षस, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। हाँ इकोनॉमिक्स। इसे कोई दिक्कत है, ये याद नहीं, इतना नोट कर दिया फिर घर पे रिवीजन करेंगे पूरा याद। मैं बहुत धर्म पूरा आपने रिवीजन वो याद करवा दिया ना। हाँ फिर से भी रिवीजन करेंगे, याद हो गया। अब आगे सर, जो मौर्य वंश है के नेक्स्ट शासक कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार, एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। बिंबिसार हरे वंश के संस्थापक हैं और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक, इसका अंतिम शासक। अंतिम शासक ये भी अंतिम आ गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व यह पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कभी 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। देखो बिंदुसार को क्या लिखना, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोकोटस यहाँ पे अमित्रघात, अमित्रघात यूनानी लेखकों ने अमित्रोकोटस या अमित्रघात कैसे कहा था, बिंदुसार पूछेगा, बिंदुसार का नाम उसने बोला, अमित्रोकोटस कैसे कहा गया है, बिंदुसार। मैम इसका मतलब क्या है, अमित्रोघात का मतलब? अमित्रोकोटस का मतलब है पता जिसका कोई मित्र हो। नहीं नहीं, उसका मतलब है विनाश, और इससे का विनाश। हाँ ठीक है, अमित्रोकोटस नाम भी कोटस विद्या होता है, कोटस नहीं से विनाश। इससे 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन को याद करेंगे। एक तो से अमित्रोकोटस कहा गया था, दूसरा जो क्वेश्चन है इसके समय डायमेकस आएगा, इसके समय और आता डायमेकस याद रखना, बिंदुसार के समय डायमेकस। तीसरा क्वेश्चन है यह है आजीवक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय इसका मतलब क्या है?
जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म थे वैसे था आजीवक संप्रदाय, संप्रदाय के मतलब धर्म। ये ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार नहीं हुआ, कुछ समय तक चला। ये क्या लिखा था? अनुयायी, अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या है? तो पीछे चलने वाला। नहीं बोर्ड साफ करवा दो। अनुयायी, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे, इसके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मोखली पुत्र घोषाल। मोखली पुत्र घोषाल। ये क्वेश्चन मैंने अलग से बता दिया। क्वेश्चन ये अलग से पूछा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोखली पुत्र घोषाल। जैसे बौद्ध धर्म के कौन है? महात्मा बुद्ध। जैन धर्म में कौन थे? ऋषभदेव हैं, बाकी महावीर स्वामी हैं। ऐसी आजीवक संप्रदाय में कितने संप्रदाय थे? 62 संप्रदाय बताए गए। बस कुछ समय के लिए रहे, फिर समाप्त हो गए। इसलिए इनका नाम ज्यादा आता ही नहीं है, बस इनके संस्थापक हो सकता है। हो गए इतने क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये तो पता ही, मौर्य वंश के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठे, ये याद नहीं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पे अमित्रोपोटस का आ गया है। इनके समय डाइमेकस आया है यात्री, और कौन से संप्रदाय थे? आजीवक संप्रदाय। इन्हीं के बेटा था कौन सा? अशोक। इनके बेटा अशोक है। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। लिख लो। इनके समय में बिंदुसार के समय, इनके समय में अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इनके समय में उज्जैन का राज्यपाल था। इनके समय बिंदुसार के समय अशोक, बिंदुसार के समय राज्यपाल अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। फिर उसमें राज्यपाल होते थे। राज्यपाल का मतलब ये वाला राज्यपाल इस तरह नहीं। जैसे कोई भी शासक है, दिल्ली पर बैठा है या मगध में बैठा है, जो से दूर दूर क्षेत्र है, अब तो फोन है, उसका फोन था नहीं, वो चिट्ठियां देती थी। खबर कहते भी नहीं कि वहाँ दूर से जाकर वहाँ दूर बैठा है शासक, तो ये कहते हैं मंत्री टाइप, जो राज्यपाल टाइप थे, इस तरह से लोग बनाया जाता थे। यहाँ वहाँ से बैठो। मुझे तो ये समझ नहीं, हिस्ट्री में दिखाते इतने इतने बड़े महल थे, कोई गेट पे चौकीदार है, कोई घटना हो गई तो फोन तो है नहीं, तो डॉक्टर को बताने जाने होता। मैं भी दरबारी ही रहते थे। नहीं, मैं वैसा नहीं करते थे, वो पड़ोस वाले को बताते थे, फिर वो उसको बताते। हाँ तो टाइम लगता था ना, बात तो वही है। अब तो टाइम तो लग रहा है ना, टाइम तो लगता था ना। एक बात है, आज तक कुछ सुनता है, फोन किया तरह से बता दिया, नेट की तरह चले, ये घंटा को ये यूज हो गया, बाद में खबर फैलते फैलते तब पता चलता वो यूज हो गया। ताजमहल कहाँ है, उसका गेट कहाँ? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, कितना टाइम लगता है? ये पता नहीं कहाँ आमेर का किला देखने गए, तब मैंने ये बात सोची, नदी दूर है यहाँ पे, वहाँ से चलते चलते चलते। नहीं, ताजमहल हम देखने के, ताजमहल बहुत दूर है और गेट कहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ, ताजमहल कुछ खबर सुनी तो नहीं, बहुत देर में राजा तक, और राजा तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, बड़ी बहुत पहले घंटों तक खबर देनी पड़ती है। तो कहा अंदर आ जाओ, तो आपको खबर देनी है, नहीं हम भागते जाए राजा के पास, चाहे क्यों ना उन्हें कोई मार दिया, सब भी हम डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते राजा तक, पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। अब तो इतना आसान है, फिर भी मैं फोन उठा लो, करा दो फोन, लगा दो जल्दी से फोन। सवारी है उसमें, घोड़ों से दूर दूर जाना होता था, ऐसे सब पैदल जाओ या फिर घोड़े से जाओ, ऐसे नहीं जाते तो उठे भागते चले गए, उठाई कार बाइक उठाई चले गए। अभी सब चल रहा है। अब कौन है? अशोक। अशोक के बारे में मौर्य वंश का प्राचीन इतिहास का सबसे महान शासक कौन बताया जाता है?
अशोक। सिकंदर कब आया था? हाँ सिकंदर रह गया। सिकंदर जी आगे पीछे हो 2-3 क्वेश्चन बता दूंगी। सिकंदर आया था, धनानंद था, तभी आया। तभी तो 4 रखाए थे। सिकंदर जब आ गया था मतलब मांगने के लिए आए थे धनानंद के पास, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य हुआ तो वो सिकंदर वापस चला गया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ये नदियां पार कर थक गए थे। हमारे यूनान से लोग वहां से आए थे जैन से। उसका सपना क्या था? पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना। सिकंदर ने कहा था तो उसकी मच्छर लेकिन थक गया था उसमें, तो उसकी सेना ने कहते अब हम आगे नहीं जाएंगे। ब्यास नदी मच्छर के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। अब पता नहीं भारत भारत में वो पूर्ण विजय करना चाहता, लेकिन वहां नदियां पार करते तो थक गए थे। उन्होंने कहा ब्यास नदी में बहुत पानी है तो हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। वरना शायद वो पूरा भारत जीतता। उसका और ही इतिहास होता। लेकिन उस पर इसको हटा दो। सिकंदर की 2 लाइनें लिख लो, ध्यान आएगा। अभी तो लिखा था मैम, अभी तो छूट गया है एक टॉपिक। 2-3 लाइन लिख लो, फिर ऐसा लिख लेना। इसका भी इतिहास बहुत है ना, बहुत लेकिन ज़्यादा पूछे नहीं, जो पूछे तो बता दूँ। अच्छी तरीके से इसका जन्म कहाँ हुआ था? लिजेल। या फिर यूनान। कहाँ हुआ है? यूनान। 326 ईस्वी में 326 ईस्वी में विदिशा का युद्ध क्या बोलेंगे? हाइडेस पीठ। का युद्ध राजा पोरस के साथ लड़ा था। इसी को बोला गया है। का युद्ध है, इसी को बोला है हाइडेस। हाँ मैम ईस्वी होगा या ईसा पूर्व होगा? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ईस्वी वाला? नहीं आएगी। ईस्वी वाला? ईस्वी नहीं होगा अभी। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व होगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले। अभी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में। आपको पता था विदिशा किस नदी का प्राचीन नाम है? क्या? विदिशा, तभी तो बात विदिशा का है। मैम सिंधु। ब्यास। सिंधु में। सिंधु के पास से इधर से आया था ये। 2 नदियां और ही नाम बता दो। रावी में होगी, रावी। मैम ऑप्शन बताइए। हाँ ऑप्शन 5 नदियों के ऑप्शन है। कौन कौन से? सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? विदिशा। इसलिए कहता विदिशा का युद्ध कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर जीत गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया और ये वापस लौट गए। ठीक है, लिख लो आगे। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने
व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर वापस लौट गया। और सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर कहानी है तो बहुत कुछ, जो उसमें समझे के लिए निकला था तो आप पढ़ेंगे तो सिकंदर का ही चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी इसमें बहुत जानता हूँ, इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते। मैम इसका सामना सिर्फ राजा पोर्स ने ही किया था, लेकिन वो हार गए थे, लेकिन और किसी राजा ने इसका सामना नहीं किया था। ये कहा था सब में झुक जाते थे कि फोन लेके तो मच्छर काट लेता है। हाँ मर जाते। तुमने भेजा था बाद में बेटी हो गई बेबी टाउन में, इनकी कोई कहानी नहीं, ठीक है। इन्हीं के बाद में चंद्रगुप्त, हाँ कहानी तो बहुत है, लेकिन हम एग्जाम के दृष्टि से जो हमारा सिलेबस है इतिहास पढ़ने चलेंगे। हम इतिहास तो अब यहाँ पर पहली सीढ़ी पे इतिहास की रखा है कदम, मैं अशोक बहुत लंबा है, कहाँ तक 1947 तक। मैम हिंदी क्लास में आ जा रही था। अभी आप कितने ईसा पूर्व पे हैं? अभी तो ईस्वी आई नहीं। हाँ? ईसा पूर्व कहाँ पहुँचना है? 1947। अभी ये बहुत है ईसा पूर्व में पीछे जाना पड़ता है। ईसा मसीह के पहले का जो पढ़ना है वो ईसा पूर्व है। अरे मतलब भक्ति भी आती है तो इसमें से पढ़ने लगती है। आगे अभी आप है क्या अशोक? क्या लिखे हम? अशोक लिख क्या लो? अशोक महान। अब अच्छे से डाल अशोक महान कहा जाता है, अपने 100 भाइयों को मार कर ये गद्दी पर बैठा। हाँ फिर मैंने इसने कोई युद्ध करने की ना ठानी कि अब कोई युद्ध नहीं अपने करेंगे। भाई को मार देता, अपने कलिंग हाँ कलिंग के युद्ध के बाद ना जब ये गद्दी पर बैठा था, ये जो बिंदुसार था, इनके जो पिता थे, ये क्या है इसे साधु को राजा बनाना चाह रहे थे, ठीक है। सुशील को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन इसने कहा था जब मैं योग्य हूँ तो मैं ही बनूंगा, जो योग्य है राजा बनने के लिए वही बनेगा राजा। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो ये तुरंत से अपने आप गद्दी पर बैठ गया। अपने पापा को मार दिया होगा? नहीं मार दिया, बीमार थे वो। उन्होंने कहा था कि सुशील को राजा बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं राजा बनेगा तो कौन बनेगा? अशोक बनेगा और कोई नहीं बनेगा, चाहे क्यों ना सबको मारना पड़े। क्योंकि जिद थी तो फिर सब जिद दिन भाई सबको मारना। अशोक अब आपको लगा कि ऐसे अपने भाई को मैम आपने बोला कि इनके 100 भाई थे, 100 भाइयों को मारा, उनके 100 भाई कहाँ से आ गए? ये मैं नहीं कह रही, पहले के राजा थे ना वो ज्यादा शादियां करते आप थे। पाएंगे हाँ शादियाँ बहुत सारी ढेर सारी तो मम्मियाँ और भी तो 100 भाई थे। ये बुक्स बताती है, मैं थोड़ा बता रही हूँ, ये सब कहानियाँ मैं थोड़ा बैठ हुई है और बता रही हूँ हाँ लिखा हुआ है 100 भाइयों को मार कर गद्दी पर बैठा। ये सभी को हैरानी वाली बात है, लेकिन तभी तो 100 भाई 100 लोगों को मार कर बहुत बैठना है। तुम अकेले मारे थे? अकेले मार दिए? लिखे इनके बारे में मार दी कैसे मारे होंगे? देखो मौर्य वंश का मैं मौर्य वंश का महान शासक, मौर्य वंश का महान शासक अशोक था। महान शासक देखो अशोक के नाम, इसके दो बहुत सारे नाम थे। अशोक के नाम, अशोक के पहला नाम देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय। इनका नाम क्या था? पूछा था देव नाम प्रिय नाम से किसे जाना था? तो अशोक। आगे में अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है। पूछेगा अशोक को अशोक वर्धन कहा गया? पुराणों में आप पढ़ेंगे उसमें क्या है, इसे अशोक वर्धन कहा गया। अशोक मौर्य
गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में और प्रियदर्शी प्रियदर्शी भाबरू अभिलेख में कहा गया। प्रियदर्शी भाबरू अभिलेख में कहा गया है। अशोक मास्की और गुर्जरा मास्की और गुर्जरा अभिलेख से कहा गया। सो इसके इतने नाम थे। देवनागरी भी इनका नाम था। अशोक वर्णन पुराणों में कहा गया है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख जो है या जूनागढ़ अभिलेख है वहां कहा गया है। प्रियदर्शी भाबरू अभिलेख में अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख। मैम मतलब इनको ये कहा गया तो कोई तो कारण रहा होगा जब इन्हें ये बोला था। हाँ, इनको उपाधियां वगैरह दी गई है तो जब पढ़ाई उसमें पढ़ा जा रहा है तो उसमें लिखा गया है। इनके नाम अलग अलग बने। इनको उपाधि भी कहा। हाँ, ये उपाधियां हैं अलग अलग। किसी ने कुछ और शायद उपाधि- उसने राज्य जीते हो तो मिला हो। हाँ, ठीक है। अरे वो अशोक 269 ईसा पूर्व ईसापुर ले लिया था फिर में ईसापुर एक कम सत्तर अभी ईसा पूर्व भी चलेगा। ईसापुर अशोक 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलिंग का युद्ध लड़ा कब 261 ईसा पूर्व। गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद मैं भी 200 से हाँ ईसा को उल्टा करेगा। कब दोनों क्वेश्चन पूछे गए। मैं पूछेगा ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने गद्दी पर बैठने के कितने वर्ष बाद लड़ा? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष कब लड़ा है? 261 ईसा। ठीक है। जो कलिंग का युद्ध उन्होंने लड़ा था कहा जाता है कलिंग में लड़ा है जहाँ युद्ध लड़ा था अभी भी वहां की भूमि लाल है। अशोक ने अकेले ही हजारों लोगों को मारा है। अभी भी अभी आप देखें तो वहाँ की जो नदियों के लिए कहा जाता है लाल है। मैं तो गई नहीं ये सब कहा। मैम महाभारत को भी तो कहते हैं। हाँ वहाँ भी है। और वहाँ वो कौन सा वो हुआ था वहाँ अनेक लोगों को मारा था इसने जलियांवाला बाग। हाँ 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 वहाँ पे। अरे वो तो 1919 में हुआ था। 1919 नहीं वहाँ पे भी जमींदार थे ये सारे। तो हाँ वहाँ लोगों को इसमें है आप खुद सपोज ये अशोक को खुद बाद में हमसे मार दिया सबको कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद खुद अपने आप से इतनी घृणा मतलब उसे अजीब है मैंने इतना पापी हो गया मैं इतने लोगों को मार डाला मैंने। फिर तुरंत इसने यार बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद इसने युद्ध करना छोड़ दिया। फिर भी लोग मेरे से डरते थे बाद में। हाँ अरे तो डरेगी नहीं ऐसा नहीं था क्या है ना उसने कहा था मैंने युद्ध छोड़ा है
मतलब लड़ाई अक्सर नहीं यार है, छोड़ कभी दिए, चलो नहीं कुछ। संन्यास नहीं है कि कभी उठा नहीं सकता हथियार। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। ठीक है, डेट भी आता है। अच्छा, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किसमें है? मैम कहाँ पर है कलिंग युद्ध? अशोक के 13वें अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? मैं बहुत अभिलेख बता रहा हूँ। मैम अशोक के द्वारा लिखा गया हो हाँ, लिखा तो गया उसके मतलब पत्थरों पे लिखा गया। अपने जीवन के पत्थरों पर, दीवारों पर, बड़ी बड़ी दीवारें पत्थर आ गए। अभिलेख अभी भी है, इन्होंने उस समय लिखवाया था इन पत्थरों पे, और ये क्या है अभी भी है। अशोक के जो इन्होंने लिखवाया था कौन से? अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग का युद्ध। हाँ, कलिंग के युद्ध का वर्णन पूछा जाता है। लिखो अशोक के 13वें अभिलेख में अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। मम्मी किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच? मम्मी कलिंग का युद्ध। हाँ, कलिंग कलिंग जो है उड़ीसा में है और अशोक था। कलिंग के युद्ध का वर्णन। मैम खारवेल था ना? हाँ, कलिंग का राजा खारवेल था, लेकिन ये पता नहीं कि इसके समय का क्या बात है। कलिंग का राजा खारवेल था। अब ये तो इसमें कुछ 3 क्वेश्चन कलिंग के समझ में आ गए। कलिंग का युद्ध राज्य से या गद्दी को काटने के 8वें वर्ष बाद लड़ा, 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, और 13वें अभिलेख में इसका अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर मंदिर बनवाए। इसने अस्पताल भी बनवाया था। जो बराबर की पहाड़ी है ये बिहार में है। बराबर की पहाड़ियों का मतलब नाम है पहाड़ियों का। बराबर पहाड़ियाँ बराबर नहीं है। बराबर की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? बिहार में। कोई तुम दूसरे नाम नाम ऐसा है और ये इनका नाम है, बराबर नहीं है वो। आगे अच्छा, अशोक के जो अभिलेख थे जो जो लिखे गए अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? जरा किस लिपि का? देवनागरी लिपि में। नहीं, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग किया है? मैम वो बताइए एग्जांपल, मतलब ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन मतलब कौन सी लैंग्वेज में? ऑप्शन है वो खरोष्टी लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, अरमाइकी लिपि हो गई, या आपने बता दिया कौन? देवनागरी लिपि हो गई। वो तो ब्राह्मी लिपि में सबसे प्राचीन जो लिपि है कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। लिपियों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि की भी कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अब मेरा आगे सुनो मेरे को। अशोक के जो अभिलेख हैं सब किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है और कब पढ़ा है? दोनों नाम बताओ। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है, या फिर ये पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है। दोनों तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शिलालेख जेम्स प्रिंसिप लिख पाए? लिखो अशोक के अभिलेख या अशोक ने अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं।
सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कब 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। मेरा एक और क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? मैम लिखी गई हो जो नहीं, अपनी अपनी भाषा को नहीं, अपने मन की जो भाषा होती है उसे प्रदर्शित करने के लिए जो मतलब वो लाइनें बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा सही 50% चाहिए, लेकिन भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी कुछ है पता नहीं मतलब किसी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो लिपि है। किसी भाषा को लिखने के लिए भाषा और लिपि अलग होती है। जिन संकेतों का, ये संकेत तो ये का बनाते हैं, ठीक है, संकेतों का प्रयोग करते हैं लिपि है। अच्छा, भाषा क्या है? बोलते हैं जो आप दोनों बताइए, दोनों लिपि और भाषा में कैसे? अपने क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा है। अपने विचारों को व्यक्त करने, प्रकट करने के लिए मैं जिस माध्यम का प्रयोग करी वो क्या है? भाषा। जब आपको बोल के बताई ना, तो कौन सी हिंदी वाला ना क्या भाषा, चाहे कोई भी भाषा, मौखिक भाषा में तो होती है, इशारों से लोग बताते हैं, अपने विचारों को तो प्रकट करते हैं, तो क्या है मौखिक भाषा। भाषा और लिपि में अंतर में है, तभी तो भाषा हमारी हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी। हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे जहाँ से जो पॉइंट आए उससे टेस्ट का मतलब क्या है, क्या है। जब इस तरह अपना खुद से मन से करना शुरू कर दो ना, तो अच्छे मन भी लगेगा पढ़ने, मतलब बोली पढ़ेंगे हाँ कुछ नहीं होने वाला। जितना अच्छे से पढ़ेंगे मन से उतना ही अच्छा लगेगा, और जितना बोर होकर पढ़ेंगे उतना ही बोर। और पढ़ना है, चाहे होके पढ़ लो चाहे हंस के पढ़ लो, थोड़ा सही नहीं पढ़ लो, ठीक है। अब आप सोचे कि छूट जाए पढ़ना, जैसे जब पहले दिन स्कूल गए थे, ध्यान है पहले दिन स्कूल गए, भूल गए, हमें ध्यान है पहले दिन स्कूल गए तो रोए होते, मार के भी कुछ ज्यादा ही नहीं कर मारते, तो गुस्सा रही, डर रहा था कि कौन जाए, रोना पड़ा, रोए थे, चाहे बांध के ले जाना था, लेकिन जाना पड़ा, कहते ना मजबूरी पे। तो जब जाना ही है, चाहे रो के जाओ, और अभी तो पढ़ना पड़ रहा है, रोए पहले दिन भी थे, रोए तो पहले दिन, वो अभी भी जाना तो है, इसलिए भैया पढ़ना तो है, टाइम वाला ठीक है। तो आप पढ़ ले, पढ़ाई करें, ध्यान दे, ठीक है। हो गया। फिर लिपि वो कौन किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप। कब पढ़ा था? 1837 में। अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले की लड़ाई बहुत हो गई, बहुत अपना लिया। कौन सा धर्म है? बौद्ध। अच्छा, तो बाद में अपना लिए पहले कौन सा धर्म का था? जैन धर्म। पहले तो शैव धर्म का था। शैव का मतलब शिव जी वाला जो गया थे शिव जी के अनुयायी से उन्हें शैव धर्म का है। वैष्णव धर्म था जो विष्णु के अनुयायी से उन्हें वैष्णव धर्म कहते थे। पहले कौन था? शैव धर्म का अनुयायी। देखो इसने
इसने अशोक की बात हो रही है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। और कौन सी संगति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुई है। कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया। सांची का स्तूप नोट में बनाया जा रहा है। स्तूप क्या बने? नोट में अब स्तंभ बौद्ध धर्म में जो समाधि होती थी उससे स्तूप आया। समाधि जहाँ समाधि का मतलब जहाँ किसी गाड़ा या पता नहीं मृत्यु हो जाती थी, इसकी अस्थियाँ वगैरह रखी जाती थी। स्तूप में वैसे यहाँ लोग घूमने भी तो जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश सांची का स्तूप घूमने जाते, जगह घूमने वाले स्तूप बना हुआ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया। और क्या बनवाया अशोक ने? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है, किसने बसाया है? अशोक ने। लिखो, अशोक ने बसाया। हाँ, अशोक ने। आपने ये बताया था स्तूप क्या होता है, ये बता दीजिए। समाधि बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जो समाधि होती थी, अस्थियां जहाँ गाड़ी जाती हैं या फिर कई बच्चों का उसे स्तूप का। अशोक ने तो तीन चीजें थी, पहले लिख लो। अशोक ने श्रीनगर बसाया है। एक होता था बौद्ध धर्म में चैट, एक होता बिहार। ये वो वाला बिहार नहीं है ना, बिहार। एक होता क्या था स्तूप। ये बौद्ध धर्म में तीन चीजें हैं। चैट, जहाँ जो लोग पूजा करते थे बौद्ध धर्म के लोग, मतलब मंदिर वगैरह। हाँ, जैसे मंदिर नहीं बोलते थे, चैत्य बोलते थे। बौद्ध धर्म में जहाँ ये पूजा करते थे तो क्या बोलते थे? चैत्य। और जहाँ ये ठहरते थे, जैसे वर्षा ऋतु में ठहरते थे ये लोग, ये भिक्षु थे, मतलब घूमते थे, चावते थे, तो ये जहाँ ठहरते थे उसे विहार कहा गया। तो रहने के लिए, रुकने के लिए जगह बनाए क्या बोलते थे? विहार। ये पवन विहार होते काफी बोलते थे, यहाँ वो वाला इस राज्य वाला विहार नहीं। और स्तूप, जहाँ इन लोगों की समाधियाँ बनाई जाती थी, किसी गुरु वगैरह की मृत्यु हो जाती थी तो समाधि उसकी बनाते उसे क्या बोलते? स्तूप। समझ आ गया? तो चैत्य को क्या बोलते हैं? चैत्य पूजा घर पूजा का या मंदिर बोलते हैं। बौद्ध धर्म में था ये। बौद्ध धर्म में पूजा घर में तो क्या बोलते हैं? चैत्य। पूछे गए चैत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल सांची का स्तूप बनवाया और श्रीनगर बसाया। और ये सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश।
अशोक के रुम्मन अभिलेख से अशोक के रुम्मन अभिलेख से जानकारी मिलती है। अशोक के रुम्मन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ये लुम्बिनी स्थान कहाँ है? नेपाल में कुछ हुआ था ना, इस जल में कुछ लुम्बिनी में देखो अशोक के बाद गद्दी पर कुणाल बैठा। अशोक के बाद गद्दी पर कुणाल बैठा था। यानी उसका अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? तो ये कौन था कुणाल? इनका उत्तराधिकारी, पुत्र, ठीक है, इनका पुत्र। आगे देखो। मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भरतद्रथ था। अभी बताओ कितना याद हो यार? तीन मौर्य वंश के शासक और कौन कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिंदुसार के बारे में तो बताइए, जानना है इधर। किसी ने ये क्रम संख्या गलत डाल दी। किस बच्चे आए आज? बिंदुसार के बारे में बताया था, तो देखिए बता दो। मैम ये अजीब संप्रदाय का अनुयायी था। क्या मैम? बिंदुसार के बारे में और देख के भी चीजें लग रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी बैठा। 298 ईसापुर बैठा। इसके समय डायनेकस आया था यात्री। इसे अमित्रोकोटा से अमित्रघात कहते हैं। आजीवन सरमाए का था। इनके समय में अशोक और उज्जैन के राजा थे। इसमें क्या है? घंटे सब देख रहे हैं। सेंट्रो कोटम से कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोटम कहा गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य बोल सकते हैं। इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। मैगस्थनीज किस समय आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का।
घनानंद किस वंश का था? तो नंद वंश का। घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का अंतिम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो घनानंद राजा घनानंद। इतने में कोई डाउट नहीं बची, चलिए आप देखिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? 3 में। तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। अभी वितिष्ठा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? वितिष्ठा का युद्ध मैं 326 ईसा पूर्व। वितिष्ठा किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ब्यास। अस्कंदी किसका प्राचीन नाम है? तो चिनाब। सतलज का प्राचीन नाम समुद्री। रावी का परुसणी। डेली रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। अब आपके लिए 5 मिनट का मैंने काम दिया, सबके सब बौद्ध धर्म के बारे में लिख के हम कितना कितना याद है अपनी अपनी कॉपी में, पीछे कॉपी पे रखते रहिए। जो पहली बार आए हैं वो मतलब आप कोशिश करें जितना याद हो, लेकिन नहीं है तो अभी वाला रिवीजन पे लिखो। मैम कौन सा लिखे हो? तो ये जो भी है वो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध आएंगे आप? आए थे मुझे याद है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पहला उपदेश का दिया, और ये तो पता है जन्म। हाँ तो लिखो, बोलना नहीं पता कैसे लिख के दिखाओ आपको। कौन से आप लोग महान शासक यहाँ पर कौन है? कोई और रिपीट भी हो रही ना आप लोग, वो तभी तो बताइए कितना याद है। फटाफट लिखिए। बौद्ध धर्म। खाली मत बैठना, जिसे नहीं आ रहा है वो याद करके लिखे बगल में लिखो। इतना चाहे 4 लाइनें लिखो चाहे 2 लाइनें लिखो, बगल में लिखो।
कुछ लिख लिया तू सारा आप खुद देखें। आप डेली का बता रही थी, डेली अभी तो मुझे भी बताया तृतीय मौसमिति असो पाठ इसे लिखा ही है कोई है इतने किसी नहीं लिखा था, ठीक है। अब तृतीय मौसमिति के समय असो के समय कभी लिखाया मैंने किसी काला सो के समय द्वितीय मौसमिति अभी लिखाया किसी तुम याद है लिखा तुम लिख देंगे अभी क्या लिख दे रहे हम तो मानो लिखेंगे लिख रहे हैं क्या हां फिर लिखो आप सही लिखा आप कल नहीं आई थी नहीं समझ आया कल में जवाब पढ़ा हमने मास में दिया लिख डाला जो लिख पाया ना आपने कभी इतना इतना लिखा है वो पता कभी खाली उनका जीवन पर कितनी बार ना कोई जब पूछे तो आप उनका जीवन परिचय जैसे जन्म का हुआ लूंगी मैं बताने को ऐसे लिखना महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लंबनी में हुआ। इनके पिता सुद्धोधर, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता थी महामाया कोलीय वंश की थी, इनकी पत्नी यशोधरा थी, इनके पुत्र कौन थे राहुल, इनके गुरु थे लाल कलाम और लाल कलाम। इनने अपना इनको ज्ञान की प्राप्ति उनके वंश की तपस्या की पीपल के वृक्ष के नीचे यमुना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। संन्यास 30 वर्ष में लिया था। 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। 6 वर्ष की तपस्या की, 35 वर्ष लगभग इनका तपस्या थी। उसके बाद में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई कुशीनगर में। जो इन्होंने गृह त्याग किया था तो वहाँ भी निष्क्रमण कहा गया उस घटना को। पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। फिर इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया। 4 बौद्ध समितियां या सम्मेलन, ठीक है, 4 बौद्ध समितियां या सम्मेलन की मृत्यु हो गई तब। तो पहला जो बौद्ध समिति हुई थी वो आजाद शत्रु के समय हुई, शासक था, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? राजगिर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध समिति कालाशोक के समय हुई थी, वैशाली में हुई थी। जहाँ पर बौद्ध समिति हुई थी सत्संग पहले हुआ था वो कहाँ हुई थी? वैशाली में। और शासक कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष थे सर्वकामी। तीसरी बौद्ध समिति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध समिति कनिष्क के समय कुंडलवन में हुई, अध्यक्ष थे वसुमित्र। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। कौन कौन से थे? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। अंगुत्तर निकाय क्या था? बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है।
लुम्बिनी में जन्म, बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश सारनाथ, मृत्यु कुशीनगर। क्या प्रॉब्लम? चाचा लाए नहीं, वो भी कहेगा भैया कहेगा भैया कल से याद है, किसी लिखवाया और याद नहीं हुआ, घर पे जाकर बगल से लिख के देखोगे याद करके। आप नहीं याद है फोटो क्लिक कर लेना कल वाला, याद होना चाहिए। किस लिए पढ़ रहे? याद करने के लिए पढ़ रहे, फायदा क्या? अमीर पढ़ा लगेगा कि मैं बोल रहा था आपको मैं याद बहुत करनी, अभी लोग पूछो और लिखवाया तो नहीं आया। बहुत संधि जब से मैंने बोलना पड़ा है रोज 2 बार बता रही थी, इसलिए बताइए इससे याद हो जाए। मैं बोलूंगी आप लोग बोलोगे तो याद होगी, मैंने पढ़ के आप छोड़ दोगे तो याद नहीं होने वाली है। इधर पढ़ा उधर छोड़ दिया, ठीक है जी मैम। आपके 10 क्वेश्चन और लिखो, बंद कर सकते जी हो गया। 10 क्वेश्चन और लिखो, अभी 2 मिनट किसकी लिखने हैं? 10 क्वेश्चन में बोले इसके आंसर करने हैं इतिहास के लिए। पता बैठे करता है बहुत कुछ आता है, जब कोई पूछता है ना तब सोच होता है। लिखे क्वेश्चन अभी जो बोले थे आज के भी कल के सबके मिला कर बताओ। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपको कॉपी में आंसर करना है, ठीक है? बाद में बोलेंगे मौका दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौपद ब्राह्मण वेद, गौपद ब्राह्मण वेद किस वेद का है? गौपद ब्राह्मण किस वेद का? गौपद ब्राह्मण वेद किस वेद से संबंधित है? या किस वेद का है? किस वेद से संबंधित है? हरेक वंश के संस्थापक, हरेक ऐसे नहीं, हरेक वंश के हरेक वंश के संस्थापक, हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक हरेक वंश के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? कोई बोलेगा नहीं। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? डाई मेकर्स, डाई मेकर्स किसके दरबार में आया था? डाई मेकर्स किसके दरबार में आया था? नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज कब की थी?
खोज कब की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पुत्र की स्थापना किसने की? नेक्स्ट क्या बताए जल्दी बोलने का 10 को समझ तो बताना ये मतलब बोल दिया और एक और ऊपर से तो भाई अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? मैम इसमें ऑप्शन दे देगा ना भी जेम्स प्रेस एक और आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? हो गया 10 क्वेश्चन? एक सेकंड दिया आंसर ओके तब एक बार सोच लो। हो गए? वो ये जिसके 10 आंसर सही हो आठ में सही हो गए पढ़ा नहीं बोली पता आपको पता 8 सही है मैम एक तो जेम्स प्रेस वाला मुझे थोड़ा गलत लग रहा है पहला क्वेश्चन बोले देवाबाद महाराष्ट्र गोदावरी देवाबाद महाराष्ट्र में किस नदी पर? गोदावरी। दूसरा क्वेश्चन गोपत ब्राह्मण किस वेद से? हाँ गौपद ब्राह्मण वेद किस वेद का है? चौथा वेद का है। दूसरे का आंसर है और हरे वंश के संस्थापक हाँ हरे वंश के संस्थापक बताओ बिंबिसार। सही है मुझे मतलब मेरा एक सही है दो सही एक गलत हो गया जैन धर्म के संस्थापक मैम वो थे ऋषभदेव। मैम 24 रीता किधर था? हाँ? 24 में लिखा मैं कि नहीं मैंने इससे भी कहा था कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। सब दे आगे ना लेकिन वो भी लिखा है मैम और उनका भी मैम नाम कलिंग का है 261। हाँ कलिंग का युद्ध जो था 261 ईसा पूर्व। मैम ये डायमेकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हाँ डायमेकस जो था बिंदुसार। ये तो बिंदुसार का था अभी पढ़ाया था अशोक वाला बिंदुसार के भी में आया डायमेकस किसके दरबार में आया? निगल अशोक निगल चंद्रगुप्त मौर्य। हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी। आगे नेक्स्ट पाटलिपुत्र की उदायन। पाटलिपुत्र की स्थापना या किसने बताया? उदायन। उदायन किस वंश का था? तो हरेक वंश का था। अजातशत्रु के बाद का शासक है। अशोक के अभिलेखों मैंने बोला थे जेम्स प्रिंसिप जेम्स अशोक के अभिलेखों को दोनों को पॉइंट याद रख रहे हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसिप हाँ राय पूरा देखो जैसे किसने कहा कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था तो आप पूरा बताएंगे 1837 में जेम्स प्रिंसिप। तो आपका आंसर पूरे पता है। दूसरा क्वेश्चन कोई पूछेगा तो सोचेगा कि आगे पता है। अभी तो जेम्स कुछ जेम्स के दांत कुछ जेम्स प्रिंस ना जेम्स प्रिंस था। जेम्स प्रेस से याद आ गया मैं आगे कोशिश करें। मैम एक और क्या है आयुर्वेदिक वाला हाँ आयुर्वेद किसका? तो ऋग्वेद का। चलो
आंसर तो ये में आने का नहीं है तो अपने आप आपको आएंगे सर। ठीक है। कल का जो टॉपिक रहेगा चोंगवन, मौर्य वंश के बाद चोंगवन पढ़ के आए बाकी ये रिवीजन करके आए अब बहुत बड़ा याद भी हो रहा है। ठीक है। अभी उसी क्लास में ही है। अभी ये वाली क्लास तो ठीक है। अरे हमें नहीं पता है, मैं करती हूँ। छोड़ छोड़ छोड़